नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनोज सारण अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस L2 के लिए कुछ फिजिक्स के प्रश्न है जो पिछले कुछ पेपरों में पूछे गए हैं। तो जो साथी नए हैं अपने चैनल पर वो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा डाले गए वीडियो के आपके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो जो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे वो है न्यूटन की गति के संबंधित कुछ समीकरण हैं, उससे संबंधित जो कुछ न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करेंगे और रेखीय संवेग संरक्षण से कुछ संबंधित प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगे अपने पास। तो इसी कड़ी में अपने पास ये पहली समीकरण है। ये पहली जो प्रॉब्लम है वो है, एक कार है जो u मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। इस कार पर ब्रेक लगाया जाता है तो कार में a मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न होता है। तो कार की विराम अवस्था में आने से पूर्व तय की गई दूरी s है तो वो कितनी होगी, ये पूछा गया है। तो हमारे पास सपोज दैट ये अपने पास एक कोई कार है जिसकी प्रारंभिक वेग है u और ये गति कर रही है। सपोज दैट यहाँ से इसने ब्रेक लगाना प्रारंभ किया है और कार यहाँ जाकर रुक जाती है। इसका मतलब कार का वेग कितना हो गया, इस जर्नी का अंतिम वेग 0 हो गया। यहाँ से यहाँ तक तय की गई दूरी प्रश्नानुसार s है, ये प्रश्न में दिया गया है अपने को। तो ब्रेक लगाना स्टार्ट करता है तो अंतिम वेग भी 0 हो जाता है, तब तक ये कार कितनी दूरी तय कर लेती है, ये पूछा गया है। तो हमारे पास a मंदन है, जब ब्रेक लगाया जाता है a दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है अपने को u और अंतिम वेग भी 0 है अपने को पता है और तय की गई दूरी s है। इन चार समीकरणों में चार चरों का जो संबंध है वो हम न्यूटन की समीकरण से निकालेंगे, गति की समीकरण से। तो अपने पास पहली गति की समीकरण है वो है v बराबर u प्लस ए टी और दूसरी समीकरण वो है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर और जो तीसरी समीकरण है वो अपने पास v स्क्वेयर बराबर u स्क्वेयर प्लस 2as। तो अपने वेरिएबल्स और अपनी समीकरण से अपने देखें तो पता चलता है कि इन दोनों समीकरणों में, पहली और दूसरे समीकरणों में टाइम के फंक्शन आ रहे हैं। अपने पास यहाँ कोई टाइम नहीं दिया गया, ना ही कोई टाइम पूछा गया है। और यदि तीसरे समीकरण को गौर से देखें तो v u a और s अपने को सब दिया हुआ है। इस तीसरे समीकरण को लागू करते हैं अपने n3 से। तो n3 लागू करें तो n3 के अपने पास v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, s अपने पास विस्थापन है। तो प्रारंभिक स्थिति इसकी ये थी, अंतिम स्थिति इसकी ये है। तो विस्थापन की जो दिशा है वो है ये, प्रारंभिक वेग की दिशा है वो है ये, जो त्वरण की दिशा है वो है ये, क्योंकि मंदन है तो विपरीत दिशा में ये है ना। तो ध्यान दें इसमें v u और as की मान रखते हैं। अंतिम वेग 0 हो गया बराबर प्रारंभिक वेग कितना है इसका, u दिया हुआ है u का स्क्वायर प्लस 2 a as, जो a की दिशा है वो v की दिशा, v तो 0 हो गया, u की दिशा और s की दिशा के विपरीत है, इसको हम क्या लिख दिए -a और s। इस समीकरण को जब सोल्व करते हैं तब अपने पास आता है s का मान u स्क्वायर बटा 2a। इतनी दूरी पर जाकर वो कार विराम अवस्था में आ जाती है। तो अपने पास जो सही आंसर है वो हो गया u स्क्वायर बाई 2a, चौथा। नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रकार से हम यदि प्रश्नों को सरल करते हैं, नेगेटिव साइन का ध्यान रखते हैं, पॉजिटिव साइन का ध्यान रखते हैं कि कौन सी भौतिक राशि धनात्मक लेनी है, कौन सी भौतिक राशि ऋणात्मक लेनी है, तो हमारे पास गलती होने की संभावना न के बराबर बचती है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखें अपने। प्रश्न ये है कि एक 40 मीटर ऊंची मीनार से एक गेंद को गिराया जाता है तो यह गेंद किस वेग से धरातल पर टकराएगी। तो अपने पास एक बार इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, सीधी सी बात करें, ये धरातल है और ये हमारे पास एक गेंद को गिराया जाता है। इसका मतलब हम उस वहां से छोड़ रहे हैं तो प्रारंभिक वेग कितना हो गया, 0। प्रारंभिक वेग की दिशा होगी u की दिशा होगी ये, सॉरी इस दिशा में गति करेगी तो v की दिशा ये होगी। गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लग रहा है, g की दिशा और g की वैल्यू है वो त्वरण के बराबर, g की दिशा में नीचे की ओर है। और सपोज दैट यहाँ पर ये पहुंचते पहुंचते कितना वेग प्राप्त कर लेती है, v वेग प्राप्त कर लेती है। ये हम मान रहे हैं कि h ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि हम प्रारंभिक स्थिति की बात करें तो इसकी वस्तु की कुल ऊर्जा है वो किस रूप में है, कुल ऊर्जा इसकी है स्थितिज ऊर्जा के रूप में। और
जब धरातल पर पहुंचती है तो यहाँ पर स्थिति ऊर्जा जीरो हो जाती है, क्योंकि धरातल से इसकी ऊंचाई जीरो होगी। जैसे ही ऊंचाई जीरो होती है तो स्थिति ऊर्जा जीरो हो गई। तो यहाँ पर कुल ऊर्जा किस फॉर्म में है? धरातल पर कुल ऊर्जा है गतिज ऊर्जा की फॉर्म में। कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा। पहले कुल ऊर्जा थी स्थिति ऊर्जा, अब है हमारे पास गतिज ऊर्जा। इसका मतलब ऊर्जा तो संरक्षित है, लेकिन जो स्थिति ऊर्जा थी वो किस में बदल गई? गतिज ऊर्जा में। इसका मतलब h ऊंचाई पर स्थिति ऊर्जा कितनी थी उसकी? mgh। और धरातल पर उसका वेग कितना हो गया? v। v हमें फाइंड आउट करना है। v वेग है उसका, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 1/2 mv²। m से m कैंसिल हो गया, तो v का मान कितना आ गया? 2gh का अंडर रूट। ये अपने पास वेग आ गया। इस फॉर्मूले को देखकर हम ये भी कह सकते हैं, यदि सपोज दैट यहां से हम 2gh इस वेग से किसी वस्तु को फेंकें तो ये h ऊंचाई पर जाकर रुक जाती है। और ये कहें कि h ऊंचाई से किसी वस्तु को गिराएं तो धरातल पर पहुंचते पहुंचते वेग कितना हो जाता है? स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। अब धरातल पहुंचते h ऊंचाई से गिराएं तो धरातल पर इसका वेग होता है 2gh। तो इसमें रूट 2gh में मान रख दो। 2 गुणा g का मान कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g का मान गुणा h का मान कितना है? 40 मीटर। h का मान कितना रख दिया? 40 मीटर। इसको यदि हल करें अपने तो ये आ गया 2 गुणा 400। 400 मतलब 20√2, और √2 का मान होता है अपने पास √2 बराबर 1.414। ये जब मान रखते हैं तो अपने पास आता है 28.28 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब धरातल पर जब वस्तु वो बॉल पहुंच रही थी उसका वेग होता है 28.28 मीटर प्रति सेकंड। तो अपने पास करेक्ट आंसर हो गया 28.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम न्यूटन की गति की समीकरण से भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो पहले हमने लगाई थी ना v²/u²+2as, इस समीकरण से भी हल कर सकते हैं इसको। परंतु इस समीकरण से हमने एक प्रश्न को हल कर लिया है, तो हमने इसको ऊर्जा संरक्षण से हल कर दिया। हमें याद नहीं रखना है, जो दिमाग में आए वो सही से अप्लाई कर देना है और वैसे ही हमने प्रश्न हल कर लेना है। हाँ जी, ध्यान देवें। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, एक गन से गोली दागने पर जो गन है वो पीछे की ओर गति करती है, क्योंकि ये हम अमूमन देखते हैं कि जो गन से गोली दागते हैं तो जो गोली है वो पीछे की ओर अपने कंधों पर धक्का लगाती है और पीछे की ओर गति करती है। ये क्यों गति करती है, इसका हमें कारण बताना है। पहला है, इससे दागी गोली का वेग बढ़ता है। नहीं जी, ये कारण गलत है। इससे दागी की गोली का वेग घटता है। नहीं जी, ये भी गलत है। इससे निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। तो अपने पास ऑप्शन ये सही है, इससे निकाय का वेग संरक्षित रहता है। और इससे निकाय की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। नहीं जी, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती। तो अब इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। सपोज दैट ये अपने पास कोई गन है, ये इसका ट्रिगर है। इस गन में ये गोली है पहले यहाँ रखी हुई है सपोज दैट, और पूरे जो द्रव्यमान है वो है स्थिर। हम जानते हैं ये पूरा निकाय क्या है? स्थिर है। हम जानते हैं रेखीय संवेग p का मान कितना है? p बराबर mv। जब स्थिर है तो v 0 हो गया, तो रेखीय संवेग p प्रारंभिक कितना हो गया? p1, ये मान हो गया 0। इसका मतलब अब निकाय का जो रेखीय संवेग कितना है? 0 है। जैसे ही गोली दाग दी जाती है तब वो ये गोली है, ये तो वेग इस गोली का सपोज दैट द्रव्यमान m स्मॉल m मान लेते हैं, उस गोली का जो वेग है वो स्मॉल v मान लेते हैं। इस वेग से स्मॉल v वेग से गोली इस दिशा में गति कर रही है, और जो बंदूक है वो इसका द्रव्यमान हमने कैपिटल मान लिया, और ये पीछे की ओर गति करती है। किस वेग से? कैपिटल वेग से। हम मान रहे हैं कैपिटल वेग से पीछे की ओर गति करती है। तो इस बंदूक का जो वेग है, p बंदूक लिख दिया हमने, या p गन लिख देते हैं, रेखीय संवेग कितना हो गया? mv। ठीक है। और इस गोली का जो रेखीय संवेग हो गया p बुलेट इज इक्वल टू mv। तो यहाँ पर रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, क्योंकि गोली दागने से पहले कितना था? रेखीय संवेग 0 था। अब गोली दागने के पश्चात रेखीय संवेग कितना हो गया? इसको गोली दागने से पहले का रेखीय संवेग 0 बराबर गोली दागने के बाद रेखीय संवेग गन का प्लस रेखीय संवेग बुलेट का, इसको हम 0 कर देना है। तो गन का रेखीय संवेग कितना आ गया आपके पास? माइनस का बुलेट का रेखीय संवेग। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस दिशा में बुलेट का रेखीय संवेग है, जिस दिशा में गोली गति करेगी, उसकी विपरीत दिशा में गन गति करेगी। अब गोली pg का मान रखते हैं अपने तो m,
v कैपिटल बराबर माइनस में बुलेट का रेखीय संवेग स्मॉल m गुणा स्मॉल v। यदि हम यहाँ पर घन का रेखीय संवेग निकालें, सॉरी वेग निकालें, तो माइनस में स्मॉल m बटा कैपिटल M गुणा में स्मॉल v। ये वेग आ गया किसका? गोली का, सॉरी उसका बंदूक का वेग आ गया, जो प्रतिक्षेपित वेग बोलते हैं इसको। गोली जिस दिशा में आगे गति कर रही है यहाँ पर इस दिशा में, और बंदूक इस दिशा में गति कर रही है। ये जो बंदूक का वेग है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिक्षेपी वेग। क्या बोलते हैं? प्रतिक्षेपी वेग। बंदूक का प्रतिक्षेपी वेग बोलते हैं। तो इस वेग से हम ये देख सकते हैं, ये कैपिटल हमारे पास है बंदूक का द्रव्यमान। यदि बंदूक का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा तो बंदूक का वेग विपरीत दिशा में उतना ही कम हो जाएगा। जितनी गोली हल्की है तो v का मान जितना कम होगा तो बंदूक का वेग उतना ही घट जाएगा। यहां से ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि जो v स्मॉल v है ये क्या है? गोली का वेग। कैपिटल V क्या है? बंदूक का वेग। या माइनस का मतलब क्या हुआ? गोली का वेग और बंदूक का वेग दोनों क्या है? विपरीत दिशा में। तो ये जो पीछे की ओर बंदूक गति करते हैं, इसका कारण क्या है? इस निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। तो इस प्रकार से हम रेखीय संवेग संरक्षण ये प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। इस प्रकार से जो वीडियो आएंगे वो आपके नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। चलो ये प्रश्न देखते हैं कि एक 2000 किलोग्राम की बस है, वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। तो पहले तो इस 36 किलोमीटर का ही काम कर दो आप, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम बदलेंगे किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। तो 36 गुणा 5/18, ये कितना आ गया आपके पास? 36 गुणा 18, 2 5 दूनी 10, 10 मीटर प्रति सेकंड। ये जो बस है वो 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति कर रही है। ठीक है, इस बस का द्रव्यमान कितना है? 2000 किलोग्राम। चाल से गतिमान है। इस पर ब्रेक लगाने पर यह 10 मीटर दूर जाकर रुकती है, तो ब्रेक द्वारा उत्पन्न मंदन बल कितना होगा? यही बात सेम यहाँ पर। इसका वेग कितना था? v का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका द्रव्यमान है m। यहाँ इसने ब्रेक लगाया, यहाँ जाके ये रुक गई। v का मान, ये प्रारंभिक वेग, इसको u बना देते हैं u, और v का मान कितना हो गया? 0। तो न्यूटन की समीकरण देखो, यहाँ जाकर रुक रही है, इसका वेग, इसका मतलब वेग घट रहा है। वेग घट रहा है, इसका मतलब त्वरण किस दिशा में? इस दिशा में। इस त्वरण को क्या बोलते हैं? हम मंदन बोलते हैं। प्रारंभिक वेग इस दिशा में, विस्थापन इस दिशा में, और ये मंदन इस दिशा में। तो हम यूं कह सकते हैं कि u और s का जो हम दिशा लेंगे उसकी विपरीत दिशा में एक ही दिशा लेंगे। तो न्यूटन की तीसरी समीकरण लगा दो यहाँ पर, जो पीछे हमने लगाई थी। लगाने के बाद देखते हैं कि v स्क्वायर और u स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारे पास न्यूटन की तीसरी समीकरण है। अंतिम वेग भाई 0 हो गया, 0 हो गया। u स्क्वायर कितना है इसका? प्रारंभिक वेग का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर आ गया, प्लस 2 माइनस a, क्योंकि विपरीत दिशा में s 10 मीटर ज्यादा दूर रुकती है, विस्थापन इसका 10 मीटर है। तो a का मान कितना हो गया भाई? a का मीटर मान हो गया 100/20। इसका मतलब आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आ गया a। मंदन तो ये है a, तो मंदन बल कितना हो गया? F बराबर ma। m का मान कितना है? 2000 गुणा a कितना है? 5, 5 दूनी 10 गुणा 1000, ये कितना हो गया अपने पास? 10,000 न्यूटन। तो अपने पास ऑप्शन हो गया दूसरा। यहाँ पर उत्पन्न मंदन भी पूछ सकता था, लेकिन जैसे ही मंदन बल पूछता है तो अपने पास F बराबर ma से मंदन बल निकाल लिया। हाँ जी, नेक्स्ट। एक वाहन 2.5 मीटर प्रति सेकंड वेग से चल रहा है। ठीक है जी, चलने दो। वाहन का संवेग, बात संवेग की तरह, इसका मतलब हम समझेंगे कि रेखीय संवेग है ये, रेखीय संवेग, क्योंकि इस मात्रक से पता चल रहा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं रेखीय संवेग P बराबर mv, तो m का द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम और वेग का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। तो इससे अपने को कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा संवेग है, रेखीय संवेग है या कौन ही संवेग है। मात्रक दिया हुआ है, मात्रक देख के हम पता कर लेंगे कौन सा संवेग है, रेखीय संवेग। रेखीय संवेग का फॉर्मूला लगा दो जी, m p बराबर mv। हमें पूछा है कि वाहन का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान m बराबर p बटा v। जब p का मान रखेंगे, p का मान कितना है? 6000, और m का मान कितना है? 2.5। 2.5 मतलब ढाई मतलब 5/2। ये कैंसिल हो गया, 12 पंजू 60, 1200, और 2 ऊपर गया, ये 2400 किलोग्राम जी। तो ऑप्शन अपने पास चौथा सही हो गया। हाँ जी, अगला उत्तर देखें, प्रश्न देखें। उत्तर क्या देखें? न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। न्यूटन की गति का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया बल समान परंतु विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। बिल्कुल जी, हम जो न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया बल लिखते हैं F12 बराबर माइनस का F12
F21 जब क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन का तीसरा समीकरण पढ़ते हैं तब यही लिखते हैं हम। पहला समीकरण, पहला नियम है वो जड़त्व का है, दूसरा नियम गति का समीकरण है और तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। जैसे हम क्रिया प्रतिक्रिया नाम बोलते हैं दिमाग में यही आता है कि F12 बराबर F21, जबकि दिशा क्या है दोनों की, माइनस, ऑपोजिट दिशा है जी। कि पहली वस्तु पर दूसरी वस्तु के द्वारा लगाया गया बल बराबर दूसरी वस्तु पर पहली वस्तु के द्वारा लगाया गया बल, दोनों का परिमाण तो क्या है, F12 और F21 का परिमाण क्या है, बराबर है, लेकिन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, माइनस से। तो प्रश्न अपने पास इसमें पहला ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही। दूसरा, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ कार्य करते हैं, बिल्कुल जी। अभी हमने बंदूक से गोली दागी, क्या किया, बंदूक से गोली दागी, तो इस पर बल लगा इस दिशा में और जो गोली है वो गति किए इस दिशा में, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं। तो F1 पर मतलब बंदूक पर 2 के द्वारा, गोली के द्वारा, या इसको मान लेते हैं गन और इसको मान लेते हैं बुलेट। तो फोर्स ऑन गन ड्यू टू बुलेट, इसका जो अमाउंट है वो बराबर है फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू गन। इसका मतलब क्या हुआ, बंदूक पर गोली के द्वारा लगाया गया बल और गोली के पर बंदूक द्वारा लगाया गया बल, दोनों क्या है, बराबर है। परंतु इनकी दिशा की बात करें, जब दिशा की बात करें तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दिशा की बात करें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यही तो क्रिया प्रतिक्रिया है। तो ये कह रहे हैं क्रिया प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। हाँ जी, अलग अलग है, एक तो बंदूक है और दूसरी गोली है, वस्तुओं पर एक साथ कार्य करते हैं, बिल्कुल। तो अपने पास ए और बी दोनों क्या होगी, दोनों कथन सही है, तो उत्तर बी सही है अपने पास। बल का मात्रक, हाँ जी बिल्कुल इजी प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आ जाए तो सब लोग कर दें। F बराबर एम ए, F बराबर एम ए, बल का मात्रक। तो बल का फॉर्मूला लिख लो, बल का फॉर्मूला जैसे लिखा, तो बल का मात्रक कितना है, द्रव्यमान का मात्रक जानते हैं किलोग्राम, त्वरण का मात्रक वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग क्या हो गया मीटर प्रति सेकंड और दर क्या हो गया बटा में और सेकंड आ गया, तो ये त्वरण का मात्रक आ गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी को हम क्या लिखते हैं, न्यूटन। बल का मात्रक क्या हो गया, तो 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से 1 जूल बराबर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 जूल को इसलिए ऐसे लिखते हैं, 1 न्यूटन को ऐसे लिखते हैं। तो बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल, या फिर ऊर्जा का मात्रक कैसे भी पूछ सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऐसे हमें फॉर्मूले से निकाल सकते हैं सारे सारे जी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न कह रहा है कि एक समान त्वरण से कोई बस गतिमान है और बस का वेग समय ग्राफ दिया गया। कौन सा ग्राफ दिया गया है, वेग समय ग्राफ दे दिया अपने को, ये जी दे दिया। बस द्वारा 10 सेकंड में तय की गई दूरी, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में तय। बस चल रही है, बस चल रही है, लेकिन अपने को कहां तक ध्यान देना है, इसका 10 सेकंड तक ही ध्यान देना है। जब हम इसका वेग और समय का इस ग्राफ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल की दोनों भुजाएं, एक भुजा तो वेग को व्यक्त करती है और दूसरी भुजा समय को, तो जो क्षेत्रफल निकालेंगे उसका मात्रक क्या आएगा, वेग गुणा समय। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या आएगा, एक भुजा वेग को व्यक्त करेगी, दूसरी भुजा समय को व्यक्त करेगी, तो वेग गुणा समय। तो वेग हमारे पास क्या होता है, विस्थापन बटा समय गुणा में समय, समय से समय कट गया, तो जो वेग समय ग्राफ है उसका क्षेत्रफल क्या आ गया अपने पास, विस्थापन। तो याद रखना है कि वेग और समय इस ग्राफ का क्षेत्रफल क्या शो करता है, विस्थापन को, क्या करता है, विस्थापन को। और इसी ग्राफ का जो ढाल है, क्या है, ढाल है, वो किसको व्यक्त करती है, त्वरण को। वेग बटा समय, ढाल निकालेंगे, सपोज ये 10 थीटा है तो लंब बटा आधार, लंब क्या है, वेग, आधार क्या है, समय, तो वेग बटा समय क्या हो गया अपने पास, त्वरण हो गया। तो वेग समय ग्राफ की ढाल क्या शो करती है, विस्थापन। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या शो करता है, विस्थापन। वेग समय ग्राफ की ढाल क्या शो करती है, त्वरण। तो ये अपने को ध्यान रखना है, जैसे ही ग्राफ दिखे प्रश्न में, तो ग्राफ दिखते ही अपने पास दो ही चीजें ध्यान में आनी चाहिए, पहली इसका क्षेत्रफल निकाल लो, दूसरी इसकी ढाल निकाल लो। जैसे हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसकी मात्रक आता है विस्थापन, और विस्थापन क्षेत्रफल निकालते हैं तो विस्थापन आता है, उसका मात्रक क्या है, मीटर। इसका मतलब अपने क्या निकालना है, यहाँ पर अपने को क्षेत्रफल निकालना है, कहां तक, t बराबर 10 सेकंड तक, क्योंकि इसने 10 सेकंड तक की बात की है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, ध्यान रहे कि इसमें हम वेग समय ग्राफ में क्षेत्रफल निकालते हैं तो ग्राफ तथा समय x के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। किसका ग्राफ क्षेत्रफल कौन सा है, ये है क्षेत्रफल में ग्राफ तथा समय x के बीच का क्षेत्रफल, ध्यान रखें।
ये क्षेत्रफल नहीं निकालना है। यदि ग्राफ वेग यहाँ रख देता और समय यहाँ रख देता तो हम ये क्षेत्रफल निकालते, तो इस समय कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्षेत्रफल कितना आएगा, 1/2 गुना आधार कितना है, ये आधार 10 सेकंड गुणा ऊंचाई कितनी है, ये होगी 20 मीटर प्रति सेकंड, 20। तो 2 से ये कैंसिल हो गया, 5, 20 पंजू 100 मीटर। तो वस्तु का विस्थापन कितना है, 100 मीटर। अगला देखो जी, ऐसे अपने अगला प्रश्न कर लिया। दो कारें ए तथा बी एक समतल सड़क पर सीधी दिशा में सीधी रेखा में गति कर रही है, जिसका दूरी समय आलेख दिया गया है। क्या दिया गया है, दूरी समय ग्राफ, एक्स और एक्स वर्सेस टी टाइम, एक्स टी समय एक्स टी ग्राफ दिया गया अपने को, है ना। सही कथन का चयन कीजिए। जैसे हम अभी हमने कहा कि जैसे ही ग्राफ दिखे तो पहली बात ढाल निकालो, क्या निकालो, ढाल। दूसरी क्या निकालो, इसका क्षेत्रफल, क्या निकालो, क्षेत्रफल। जैसे हम इसकी ढाल निकालने हैं, विस्थापन और समय, विस्थापन समय की जैसे ढाल निकालते हैं, ये हो गया अपने पास एंगल थीटा, है ना। तो इसकी ढाल निकालते हैं तो ढाल बराबर टेन थीटा, टेन थीटा मतलब लंब, लंब ये अक्ष लंब अक्ष, तो ये हो गया विस्थापन। लंब क्या है अपने पास, विस्थापन बटा आधार, आधार क्या है, समय, आधार क्या है, समय। तो ये क्या आ गया अपने पास, वेग। ढाल क्या आ गई, वेग। तो वेग से ही संबंधित है अपने पास, क्योंकि ये क्या है, बस है, समतल सड़क पर सीधी रेखा में गति करती, सीधी रेखा में गति कर रही है, तो वेग और चाल क्या हो गए, बराबर। सीधी रेखा में गति करती है तो विस्थापन और दूरी भी क्या हो जाती है, बराबर। तब देखो अपने पास तो वेग आ गया। ढाल किसको करती है, वेग। अब अपने देखें तो सीधा ही पता चल रहा है कि ग्राफ बी की ढाल है वो ग्राफ ए की ढाल से ज्यादा है। इसका मतलब बी कार की जो वेग है ना वो ए कार के वेग से ज्यादा है। वेग बी कार का ज्यादा है वेग ए कार से। अब ऑप्शन देखे पड़े हैं, कार ए की चाल कार बी की चाल से अधिक है, ना जी, कार बी की चाल है वो कार ए की चाल से अधिक। ध्यान रहे यहाँ पर सीधे रेखा में गति कर रहे हैं बस, तो वेग और चाल दोनों क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि इस स्थिति में विस्थापन और दूरी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ये तो गलत हो गया जी। दूसरा, कार ए की जो चाल है वो कार की बी की चाल से कम है। हाँ जी, ये सही है, कार ए की चाल है कार की बी की चाल से कम है। कार ए तभी दोनों एक समान चाल से नहीं जी, दोनों ग्राफ की ढाल अलग है तो एक समान चाल से तो नहीं चल रही। तीसरी, कार ए तथा कार बी दोनों विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में तब होती जब ढाल का मान कितना आ जाता, 0। इस स्थिति में जो ग्राफ बनता वो ये। इसका मतलब क्या हुआ, समय तो व्यतीत हो रहा है लेकिन विस्थापन का मान नहीं बदल रहा। जब समय व्यतीत होता है विस्थापन का मान नहीं बदलता है, इसका मतलब वस्तु किस अवस्था में होती है, विराम अवस्था में। लेकिन ये ग्राफ किसका है, गतिशील अवस्था का है। यदि विराम अवस्था में आती तो ये ग्राफ बनता। तो अपने पास ऑप्शन ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, उत्तर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपने इस वीडियो में तो इतने ही प्रश्न लाए हैं, ये बल वाले टॉपिक से हो गए। तो आप अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी प्रकार से हम अगला टॉपिक है वो दूसरे वीडियो में लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमें सुनने के लिए आपका धन्यवाद।